दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, एमपी, यूपी बोर्ड। ठीक है, आज हम करने वाले हैं क्या? आज हम करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स इसमें, बहुत सारा कुछ नहीं है पढ़ने को। कल वाला चैप्टर भी आपका लेक्चर जो था वो बहुत ही छोटा सा लेक्चर था और बहुत सिंपल तरीके से आपने सिर्फ 3 से 4 चीजें समझी कि न्यूरल सिस्टम लोअर ऑर्गेनिजम्स में कैसा है, ह्यूमन बींग्स में कैसा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा जाए तो आपने कल के लेक्चर में मोस्टली अगर हम कहें तो हमने पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम ही पढ़ा है। ठीक, तो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम आप कल पूरा पढ़ चुके थे कि उसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं था। उसमें बस ये था कि कौन सा वाला इसका फर्दर कैटेगराइजेशन है, कौन सी कैटेगरी में बांटा है, कितने डिविजन्स में बांटा है और क्या चीजें थी, ये आपने पढ़ा। अब आपको पढ़ना है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, लेकिन उसको पढ़ने के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और वही हम आज पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, जिसके अंदर आप समझोगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे इन सारे न्यूरॉन से मिलकर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में फिर आपको समझ में कहानी आएगी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे इंपल्सेस को जनरेट कर रहे हैं इनके थ्रू। ठीक है, चलो, इनके थ्रू ट्रांसमिशन करवा रहे हैं, जनरेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भाई फटाफट से एक बार जरा लाइक मार दो, शेयर कर दो सभी के साथ। ठीक है, चलो जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सेशन को सभी के साथ कि भाई क्लास हो गई है स्टार्ट, आ जाओ जल्दी से। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है सभी को एनसीईआरटी का ये सुंदर सा डायग्राम, जिसमें क्या नजर आ रहा है आपको? न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल या स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक है, जो कि क्या होती है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। याद है ना, बचपन की बातें हैं, ये 9th की बातें हैं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, नर्व सेल, पढ़ा हुआ है ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी, देखा हुआ है ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी एनसीईआरटी में। कहां पर? 9th में। ठीक है, डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी में। चलो आ जाते हैं, अब हम यहां स्टार्ट करते हैं। क्या बताया हुआ है हमें? अ न्यूरॉन is a microscopic structure composed of 3 major parts, namely the cell body, dendrites and axon. न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन के पास क्या है? देखो, न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि बना हुआ है 3 मेजर पार्ट्स का, जिन्हें आप क्या कहते हो? मेजर पार्ट कौन कौन से? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, इन 3 मेजर पार्ट्स का ये बना हुआ है। सी, तो अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसे आप डायरेक्टली नेकेड आईज से नहीं देख सकते, आपको देखना पड़ेगा इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसकी बॉडी के 3 मेन पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ये 3 मेन पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं। देखो यहां दिखाई दे रहे, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। यहां जो पूरी आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी क्या है? सेल बॉडी है, और ये इसका क्या दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। सॉरी, सेल की बॉडी नजर आ रही है यहां पर आपको, और ये आपको इसका न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ठीक है, सेल बॉडी और न्यूक्लियस के अलावा अगर बात करें इसके एक और मेजर पार्ट की, जो इसके डेंड्राइट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर पार्ट है। क्यों है ये तो फंक्शन समझने पे ही समझ आएगा। ठीक है, फंक्शन पे आएंगे। डेंड्राइट्स हैं ये इसके, जिनमें अगर आप इनकी बात करोगे, ये जो इसी तरीके से आपको कर्व्स नजर आ रहे हैं ना, ये जो आपको कर्व्स नजर आ रहे हैं, इन कर्व्स को आप क्या कहते हो? इन कर्व्स को आप कहते हो नीजल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, नीजल्स ग्रैन्यूल्स। अब इसके बाद इसकी बॉडी का सेकेंड मेजर पार्ट, ठीक है, मेजर पार्ट्स को मैं जरा थोड़ा कुछ इससे अलग कर दूं एक बार।
ये मेजर पार्ट्स है ना, इसलिए इन्हें मैं अलग कर रही हूँ, ठीक है। 1 2 एंड एक्सॉन को भी अलग कर देते हैं, 3, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल्स, जो आपको इसमें कर्व्स नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियस जो इस सेल बॉडी के अंदर होना ही था, भाई सेल है वो भी आखिर, राइट, तो न्यूक्लियस तो होना ही था। अब जो थर्ड मेजर पार्ट है वो क्या है इसके, एक्सॉन्स, ये एक्सॉन्स, ठीक है। एक्सॉन कौन सा रीजन है इसमें से, ये जो आपको इसके अंदर पूरा यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है इसके एक्सॉन्स, ठीक है, ये देखो ये एक्सॉन, ये पूरा एक्सॉन, ठीक। अब इस एक्सॉन में बात करें हम कि आपको बाहर कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप देखो यहां से समझो, ये क्या है इसकी माइलिन शीथ। माइलिन शीथ आपको कई जगह से इस तरीके से कंस्ट्रिक्ट होती नजर आ रही है, देखो ये कंस्ट्रिक्शन, ये कंस्ट्रिक्शन, ये कंस्ट्रिक्शन, सॉरी थोड़ा नीचे हो गया, ये कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ये कंस्ट्रिक्शन है, ये कंस्ट्रिक्शन है, तो ये सारे जो इसमें कंस्ट्रिक्शंस है ना, जहां पर आके ये इस तरीके से शेप बना रही है, ये माइलिन शीथ। तो इन कंस्ट्रिक्शंस को आप क्या कहोगे, इन कंस्ट्रिक्शंस को आप कहोगे नोड्स ऑफ रेनव्यो, ठीक है, क्या कहोगे इन्हें, नोड्स ऑफ रेनव्यो। देन बात करें हम किसकी, तो ये लास्ट में ये जो एक्सॉन है पूरा, ये एक्सॉन देखो इस तरीके से ब्रांचिंग बना के और ऐसे इसके कई सारे आपको टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं इस एक्सॉन के। जो टर्म हम यूज कर रहे हैं वही इसका नाम है एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। ये सब क्या है, एक्सॉन के टर्मिनल एंड है। और एक्सॉन के टर्मिनल एंड के साथ साथ आप देखोगे इसके एंड पर आपको इस तरीके से कुछ ऐसा ग्लोब्यूलर सा, ऐसा नॉब जैसा, ठीक है, बल्ब जैसा, नॉब जैसा, ये ग्लोब्यूलर सा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो सिनेप्टिक नॉब। क्या कहते हो आप इसे, सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। और यहां पर इस माइलिन शीथ के अंदर आप देखोगे जरा ध्यान से अगर, तो आपको नजर आ रही है कुछ सेल्स, कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। मैम कैसे नजर आएंगे, आपने सबको लाल हरा कर दिया। अब देखो यार, अब आ रहे इन ब्लैक स्पॉट्स को आप कहते हो श्वान सेल्स, इन ब्लैक स्पॉट्स को आप कहते हो श्वान सेल्स, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लेबलिंग्स और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये डायग्राम, ये आता है ये कब से, जब से आपको शुरुआत से बताया गया है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, तब से आपको ये डायग्राम बता दिया गया था कि इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस डायग्राम को आपको जरूर 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 प्रैक्टिस करना है, बनाना है और लेबल करना है। क्या क्या लेबल करोगे डायग्राम में, सबसे पहले 3 मेजर पार्ट बनाओगे, उससे ही सही डायग्राम बनेगा, उसी से ही डायग्राम बनेगा। जैसे अगर मैं बनाऊं इसको, थोड़ा लेटा हुआ बनाऊं मैं, ठीक है, थोड़ी लेटी हुई सी नर्व सेल बनाऊं मैं अगर, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सॉन बनाना पड़ेगा। ये देखो ये मैंने एक्सॉन बनाया, ठीक है, इस एक्सॉन के मैंने क्या बनाया, टर्मिनल एंड्स निकाल दिए यहां से, ठीक है, ये मैंने टर्मिनल एंड्स बना दिए। अब इसको मुझे फिल करना पड़ेगा ताकि ये लगे कि हाँ ये प्रॉपर एक्सॉन है, तो इसको मैं फिल कर दे रही हूँ, ठीक है, ये हो गया एक्सॉन और ये इस एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स। ठीक है, टर्मिनल एंड्स पे आपको क्या दिखाना है, नॉब, तो आप ऐसे बना दोगे, ठीक है। मतलब आपको जनरल जब स्ट्रक्चर बनाना होता है तो कैसे उस चीज में आप उसमें क्या क्या रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इन नॉब्स के बीच में आप थोड़ी सी ब्रांचिंग अगर और दिखा दोगे तो और सही लगेगा, जैसे यहाँ, ठीक है, इससे अगर जहां जहां आपको स्पेस दिखे वहां इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग आप शो करोगे, जिससे आप क्या बताओगे कि ये क्या है, एक्सॉन का टर्मिनल एंड है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या बनाना है, इसकी मेन सेल बॉडी बनानी है। तो जरा देखो सेल बॉडी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके आप इसमें से नर्व सेल की, ठीक है, बॉडी बनाओगे। चलो अब इसमें आपको क्या बनाना है, ध्यान दो, उन सारे कर्व्स को क्या कहा था आपने, नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। जब बना रहे हो तो उसको नाम के साथ ही बनाओ, इससे क्या होता है आपको याद रहता है कि आप जो चीज बना रहे हो आपको उसे लेबल भी करना है और उसे कहते क्या है, ये दोनों चीजें आपको याद रहती हैं। तो जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप उसको नाम देकर ही बनाओ कि ये मैंने बनाया एक्सॉन, ये मैंने बनाया एक्सॉन टर्मिनल्स, ये मैंने बनाया उसमें क्या, सिनेप्टिक नॉब, फिर मैंने क्या बनाया इसमें यहां पर नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ऐसे करके ये नीजल्स ग्रैन्यूल्स बन गए, ठीक।
नीजल्स ग्रैन्यूल्स में यहाँ पर फर्दर और भी ज्यादा आपको डेंड्राइट्स दिखाने, पर फिलहाल आप कुछ बड़े 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 से ग्रैन्यूल्स बना लो, ठीक है, ग्रैन्यूल्स बना लो और फिर उसको क्या कर दो, उन्हें मर्ज कर देंगे फिर अपन, ठीक है। यहाँ पर अब आप इसको पूरी को फिल कर दो, यहाँ से पूरा फिल कर दो, ये आपका पूरा का पूरा इसी का क्या हो जाएगा, ये कह लो कि यहाँ पर आपको इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी दिखाना है, जिसको अपन डॉटेड दिखाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ। ओके, ये हो गया आपका नीजल्स ग्रैन्यूल्स तक। अभी इसमें हमें डेंड्राइट्स बनाने पड़ेंगे। पहले डेंड्राइट्स बना ले क्या, पहले डेंड्राइट्स बना ले क्या, ये लो डेंड्राइट्स बना देते हैं पहले, ठीक है। ऐसे डेंड्राइट्स निकले हुए दिखा दो इसमें से आप। मैम ऐसा लग रहा है पेड़ उग गया, अरे यार समझ लो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या दिखाना है आपको, इसके अंदर दिखाना है आपको इसका न्यूक्लियस। ये लो न्यूक्लियस, नजर ना लगे, ठीक। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखाना है कुछ इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, तो ये लो दिखा दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। डन, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ बनाने को बाकी रहा क्या? हाँ, अभी बची है मैम श्वान सेल और उसके आसपास जो शीत दिखेगी, जो इसका पूरा एक्सॉन के आसपास आप कवरिंग दोगे, किस चीज की बनेगी वो बनेगी, कलर कौन सा लूं मैं, ये ले लेती हूँ, ठीक है। ये देखो, यहां से अपन उसको बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें दिखाएंगे हम ऐसे कंस्ट्रिक्शंस। ये कंस्ट्रिक्शंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंस्ट्रिक्शंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से बताओ। ये कंस्ट्रिक्शंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ। लेबल किया था हमने अभी वहां, इसके बीच में आपको दिखानी है श्वान सेल। श्वान सेल को अपन दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये श्वान सेल हो गई। अब बताओ, चलो फटाफट से लेबल करते हैं। लेबल करते वक्त देखेंगे अब क्या क्या रह गया ठीक है, क्या क्या रह गया। लेबल करने के लिए सबसे पहले क्या लेबल करोगे, जो उसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, मतलब डेंड्राइट, एक्सॉन और उसका सेल बॉडी, ठीक है। मेजर पार्ट्स को किसी अलग कलर से लेबल कर देते हैं और फिर बाकी कर लेंगे, ठीक है। मेजर पार्ट्स को किसी अलग कलर से लेबल करें, मिले भी तो अलग कलर। ये लो, मेजर पार्ट्स को लेबल करते हैं हम, नहीं वाइट से ही करेंगे, ठीक है। मेजर पार्ट्स को लेबल करते हैं हम यहां से। ये हो गई इसकी सेल बॉडी, ये हो गए इसके डेंड्राइट्स, ठीक है, सारे सारे के सारे, ये सब हो गए इसके क्या, डेंड्राइट्स, और ये हो गया इसका एक्सॉन, ठीक है। ये कैसे बना लिया आपने इसे, आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया और सबसे पहले लेबल किए इसके तीनों मेजर पार्ट्स। मेजर पार्ट्स को लेबल करने के बाद, डेंड्राइट थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा क्या, एक बार फिर से बना देते हैं, डेंड्राइट्स। मेजर पार्ट्स को लेबल करने के बाद अब आपको इसमें बाकी चीजें लेबल करनी है, तो फटाफट से देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां अपन इसको लेबल कर देते हैं कि ये नॉब क्या है, सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब। ये सारे जो ब्रांचेस आपको फर्दर दिख रही हैं, इन्हें क्या कहा था आपने, एक्सॉन के टर्मिनल एंड है ये, तो एक्सॉन टर्मिनल्स, ये सब ये सब ये सब क्या है, एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक। एक्सॉन बन गया, एक्सॉन टर्मिनल्स हो गए, सिनेप्टिक नॉब हो गया, इतना क्लियर है। अब यहां पर ये जो आपने कंस्ट्रिक्शंस वाली पूरी सेल्स बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये सेल्स दिख रही हैं, ये क्या है, ये है श्वान सेल्स। और इन कंस्ट्रिक्शंस को क्या कहोगे, ये जो कंस्ट्रिक्शंस है इन्हें क्या कहोगे, इन्हें आपने कहा है नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। और ये हो गई आपकी माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, और इसे कहोगे आप नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। अब यहां, अरे ठीक है, इसके बाद बचा क्या, यहां हो गए। तो इस सेल बॉडी में हमें उसका न्यूक्लियस दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज द न्यूक्लियस।
और अब ऊपर बचाए हम इन चीजों को कि ये सारे जो हमने निकाले हैं डेंड्राइट्स हैं, इसके बाद ये सारे जो कर्व्स हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है, दीज आर व्हाट, नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस नर्व सेल का स्ट्रक्चर बनाते हो। समझ आई क्या बात? अब इस स्ट्रक्चर में जितनी भी लेबलिंग्स आपने बनाई हैं इससे भूलना नहीं है, इसी तरीके से इसको बनाना है, ठीक है, लेबल प्रॉपर करना है। चलो देखें आगे, थ्योरी पढ़ लें इसका। अब चलो थ्योरी पढ़ लें इसका। देखो, अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो कि 3 मेजर पार्ट से बना है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी के जो है उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसमें कि टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि होते ही हैं, सेल ऑर्गेनल्स होंगे तभी तो वो सेल फंक्शन करेगी ना। तो सेल बॉडी में है उसका साइटोप्लाज्म, उसमें उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, और ग्रैन्युलर बॉडीज हैं जिन्हें आप कह रहे हो नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये जितनी भी ग्रैन्युलर बॉडीज हैं जो आपने बनाई हैं इन्हें आप कह रहे हो नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। चलो अपन ने कहाँ लेबल करा इसे, यहां लेबल करा नहीं भाई, नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर इसको लेबल होता हुआ दिख रहा है ना, यहां देखो, ठीक। इसके बाद अपन बात करें कहां, आगे बढ़ते हैं कि बाकी के पार्ट्स को आप क्या कह रहे हो। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, जितने भी फाइबर्स इससे ब्रांच होकर बाहर निकल रहे हैं उन सबको आप कहते हो नीजल्स ग्रैन्यूल्स और डेंड्राइट्स, ठीक है। वो जितने भी फाइबर्स बाहर ब्रांचेस निकल रही हैं जिनमें नीजल्स ग्रैन्यूल्स हैं उन्हें आप कह रहे हो डेंड्राइट्स। इसके बाद ये फाइबर्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स क्यों मेजर पार्ट है, सेल बॉडी तो मेजर पार्ट होना ही था, उसका न्यूक्लियस, उसका साइटोप्लाज्म, उसके सेल ऑर्गेनल, इनको तो मेजर होना ही था क्योंकि इसके बिना तो कोई भी सेल फंक्शन नहीं कर सकती, अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकती। पर डेंड्राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों मेजर पार्ट है, डेंड्राइट इसलिए मेजर पार्ट है क्योंकि जितने भी ये फाइबर्स निकल रहे हैं ना डेंड्राइट्स, ये सब ही इंपल्सेस को एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में ट्रांसमिट करते हैं। तो दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी की तरफ इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। फिर जो एक्सॉन लॉन्ग फाइबर है इसके डिस्टल एंड जो कि क्या है, ब्रांच्ड है, उसका टर्मिनल एंड कैसा है, पूरा ब्रांच्ड है ना, राइट, उन सारी ब्रांचेस तक, ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप सिनेप्टिक नॉब कहते हो। इसके पास होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स जो कि केमिकल्स कंटेन करते हैं जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये इन इंपल्सेस को आगे ट्रांसमिट करवाते हैं, ये इन इंपल्सेस को आगे ट्रांसमिट करवाते हैं, ठीक है। फर्दर देखेंगे, द एक्सॉन्स ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये जो एक्सॉन्स हैं ये नर्व इंपल्सेस को सेल बॉडी से आगे, ठीक है, ट्रांसमिट करवाते हैं टू अ सिनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ये सिनेप्स क्या है ये भी अपन समझेंगे। अब कितने नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स हैं इसके बेसिस पर न्यूरॉन्स को आप 3 टाइप में डिवाइड करते हो, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स अवेलेबल हैं उसमें, इसके बेसिस पर आप न्यूरॉन्स को 3 तरह से बोलते हो। मल्टीपोलर, जिसमें एक एक्सॉन होता है और 2 या 2 से ज्यादा डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो न्यूरॉन्स हैं ये कहां पाए जाते हैं, मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ध्यान देना, आप पढ़ रहे हो न्यूरॉन्स के 3 टाइप, आप न्यूरॉन्स के 3 टाइप पढ़ रहे हो। 3 टाइप में से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आप देख रहे हो मल्टीपोलर
मल्टीपोलर के बाद मैं दूसरे की बात करूं, मल्टीपोलर में क्या होगा, एक एक्सॉन, दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला देखें बाइपोलर, और बाइपोलर में क्या होगा, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट। कहां पाया जाएगा ये, आईज के रेटिना में, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन विद एग्जाम्पल विद डिस्क्रिप्शन आपको बताया हुआ है। थर्ड टाइप कहां पाया जाएगा, क्या होगा, यूनिपोलर, इसमें सेल बॉडी में सिर्फ एक एक्सॉन ही होगा और ये पाया जाता है यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यूनिपोलर, ठीक है, यूनिपोलर, ये कहां पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इसमें क्या होगा, सिर्फ सेल बॉडी में एक एक्सॉन होगा, ठीक है, यूनिपोलर। क्लियर कहानी। तीन टाइप में आप न्यूरॉन्स को डिवाइड कर रहे हो कि उसमें नंबर ऑफ एक्सॉन कितने हैं, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स कितने हैं। मल्टीपोलर आपने कहा जब उसमें एक एक्सॉन है और एक से ज्यादा डेंड्राइट्स है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट्स है, तो आपने कहा मल्टीपोलर है। किसमें पाया गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर की बात करूं तो किसमें है, क्या है, बाइपोलर वो है जिसमें एक एक्सॉन है एक डेंड्राइट है। किसमें पाया गया, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और ये रेटिना ऑफ आई में। एग्जाम्पल्स ध्यान देना, तीनों के एग्जाम्पल्स हैं 1, 2 और 3। यूनिपोलर जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन है सेल बॉडी के पास, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाएगा। ये हो गए तीनों के एग्जाम्पल्स, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स डन। क्लियर कर रही हूं मैं इसे, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सी, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, नेमली, अभी हमने बात कर ली किस चीज की, अभी हमने बात कर ली कि आप न्यूरॉन्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। आप न्यूरॉन्स को डिवाइड कर रहे हो 3 कैटेगरी में, है ना। इसको आप एक तरीके से कैटेगरी कहते हो कि भाई एक एक्सॉन वाले को आपने एक कैटेगरी में बोल दिया यूनिपोलर, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट वाले को आपने बाइपोलर कह दिया, 2 और 2 से ज्यादा एक्सॉन डेंड्राइट वाले को आपने क्या कह दिया कि दैट इज मल्टीपोलर। तो ये कैटेगरी आपने डिफाइन की है। इन कैटेगरीज, न्यूरॉन की कैटेगरी के बाद अगर हम बात करें कि एक्सॉन भी 2 तरह के होते हैं, एक्सॉन भी 2 तरह के होते हैं। हमने पढ़ा था ना, माइलिन शीथ थी उसमें, याद है, माइलिन शीथ लेबल की थी। तो देखो एक्सॉन भी 2 तरह के हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। एक्सॉन भी 2 तरह के हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। The myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells which form a myelin sheath around the axon। वही जो आपने लेबल किया था, वही एक्सॉन के पास आपने ऐसे 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 करके बनाई थी। क्या फिर से बना दूं क्या, लगता तो कुछ नहीं है वैसे बनाने में। इसको मान लो एक्सॉन, इसको मान लो आप, अरे 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 ऐसे कैसे मानोगे, ऐसे कैसे मानोगे, माइलिन शीथ, ठीक है। इसमें क्या पाई गई थी, इसमें क्या पाई गई थी, इस माइलिन शीथ में पाई गई थी श्वान सेल्स, ठीक है, श्वान सेल्स, ऐसे ऐसे करके श्वान सेल्स बनी हुई थी। बताने का हाँ या ना, श्वान सेल्स बनी हुई थी। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं उनमें क्या होगा, the myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells which form a myelin sheath around the axon, जो कि एक्सॉन के आसपास ऐसी माइलिन शीथ को बना लेता है। ये कैसा हुआ, माइलिनेटेड। अब मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि शायद इसका ऑपोजिट करने की जरूरत है। बताओ कर दूं क्या मैं, कर देंगे। एक चीज और जान लो कि इसके बीच में ये जो कंस्ट्रिक्शन थे ना, द गैप्स बिटवीन द एडजेसेंट माइलिन शीट्स, जो एडजेसेंट माइलिन शीट्स के बीच में ये जो गैप्स थे, इन गैप्स को आपने क्या कहा था, नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है, नोड्स ऑफ रैनवियर कहा था। अब बात करें आगे कि मैम हमें भी लग रहा है कि जो आप कह रहे हो ना वो सही है, इसका ऑपोजिट करने की जरूरत है, ठीक है, इसका ऑपोजिट करने की जरूरत है। मतलब कुछ ऐसी जरूरत है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाएंगे, ठीक है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात करें तो ये श्वान सेल्स से घिरे होते हैं, लेकिन इनके आसपास माइलिन शीथ नहीं होती। कर दिया ना ऑपोजिट, एक्सॉन के अराउंड इनमें माइलिन शीथ नहीं होती एंड इज कॉमनली फाउंड इज
इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और ये ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। इनके आसपास, एक्सॉन के आसपास माइलिन शीथ नहीं होती। They does not form a myelin sheath around the axon, और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होता है वो श्वान सेल से एनक्लोज्ड होता है, पर माइलिन शीथ नहीं होती। तो सिंपल हो गया कि माइलिनेटेड, ठीक है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। मतलब नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा, ये माइलिन शीथ नहीं होगी, ठीक है। ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट कर दो, माइलिनेटेड में माइलिन शीथ होगी अराउंड द एक्सॉन, नॉन माइलिनेट में माइलिन शीथ नहीं होगी अराउंड द एक्सॉन। सिंपल है क्या कहानी, ठीक है, सिंपल है कहानी। किसमें पाया जाएगा, ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वल सिस्टम में, ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वल सिस्टम में। आगे बढ़ेंगे, सी अब आपको पढ़ना है अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। स्ट्रक्चर की बात हो गई सारी, ठीक है, कैटेगरीज की बात हो गई सारी, स्ट्रक्चर की बात हो गई सारी, और कैटेगरीज की बात भी हो गई कि न्यूरॉन कितने कैटेगरी के और एक्सॉन किस टाइप के। अब फाइनली आपको ये पढ़ना है कि ये जो इम्पल्सेस की बात आप कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होते हैं, इम्पल्स के ट्रांसमिट होने से मैसेजेस जाते हैं, इन इम्पल्सेस का जनरेशन और कंडक्शन कैसे होता है, ये इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं और कैसे कंडक्ट होते हैं। द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स वी हैव टू स्टडी नाउ व्हाट इट इज। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कैसी होती हैं, पोलराइज्ड स्टेट में होती हैं। किसी भी सेल को आप एक्साइटेबल सेल कह रहे हो कि भाई न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेबल सेल है क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन्स जो है वो पोलराइज्ड स्टेट में होती हैं। डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये पोलराइज्ड है? इसका कोई रीजन होगा ना, इसका कोई रीजन होगा ना, क्यों आप कह रहे हो कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो हमेशा पोलराइज्ड स्टेट में होती है, इसलिए ये एक्साइटेबल होता है, एक्साइटेबल सेल होती है, क्यों आप ऐसा कह रहे हो? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। रीजन समझते हैं, कई तरह के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन मेम्ब्रेन के आसपास या न्यूरॉन मेम्ब्रेन में या उस पर, ठीक है, कई सारे आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। और ये करते क्या है, these ion channels are selectively permeable to different ions। ये जो आयन चैनल्स होते हैं ये डिफरेंट आयंस के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल है, किसी को परमिशन देंगे, किसी को एंटर होने देंगे अपने अलोंग, अपनी मेम्ब्रेन के अलोंग, किसी को नहीं होने देंगे। तो दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, किसी आयन को आने देंगे, किसी आयन को नहीं आने देंगे। अब ये किसको एंटर करने देंगे, किसको नहीं करने देंगे, ये डिपेंड करेगा दैट व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, जब कोई न्यूरॉन कोई इंपल्स को कंडक्ट नहीं करवा रहा है, when a neuron is not conducting any impulse, that is resting। जब वो कोई इंपल्स नहीं कंडक्ट करा रहा जो कि उसका काम है, जैसे मैं जिस वक्त कोई लेक्चर नहीं ले रही हूं तो मतलब मैं रेस्ट कर रही हूं, भले मैं कुछ भी कर रही हूं उस वक्त अपना दूसरा काम कर रही हूं, पर मैं रेस्ट पर हूं ना, टीचिंग से तो मैं रेस्ट पे हूं ना, क्यों? क्योंकि मेरा मेन काम क्या है, पढ़ाना। लेकिन अगर मैं जिस वक्त पढ़ा नहीं रही हूं, जिस वक्त मैं लेक्चर नहीं ले रही हूं, तो मैं क्या हूं, ऑन रेस्ट फ्रॉम टीचिंग। वैसे ही इसका काम है, न्यूरॉन का काम है इंपल्स को ट्रांसमिट कराना, और जब ये इंपल्स को ट्रांसमिट नहीं करा रहा है तो इसका काम क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, When a neuron is not conducting any impulse, जब कोई न्यूरॉन कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं कराता, that is वो रेस्ट कर रहा होता है। तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस, मतलब K+, एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, ठीक है। उस रेस्टिंग कंडीशन में सॉरी देखो, मेम्ब्रेन की बात करेंगे हम कि जिस वक्त वो रेस्टिंग फेज में है
उस वक्त पे ये क्या करेगी, ये ज्यादा परमिएबल होगी पोटेशियम आयंस के लिए और नियरली बहुत लेस परमिएबल होगी, या ये कह लो कि इम्परमिएबल होगी सोडियम आयंस के लिए रेस्टिंग फेज में। ठीक, सिमिलरली जब मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होगी तो ये क्या करेगी, जिस वक्त ये इम्परमिएबल है सोडियम आयंस के लिए तो ये क्या करेगी, ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, सेम टाइम पर ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए भी इम्परमिएबल हो जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट होगा क्या कि जो एक्सोप्लाज्म है एक्सॉन के अंदर एक्सॉन के अंदर जो उसका साइटोप्लाज्म है, राइट, जो फ्लूइड है, तो कॉन्सिक्वेंटली होगा क्या इससे कि जो एक्सोप्लाज्म है इनसाइड द एक्सॉन, इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा पोटेशियम आयन का और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का, और लो कॉन्सेंट्रेशन होगा सोडियम आयन का, राइट, क्योंकि जो चीज अंदर है वो क्या हो जाएगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स विल बी हाई एंड सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है, सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो हो जाएगा। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में हम बात करेंगे दूसरी फेज की। ये पूरी बात हम किस बारे में कर रहे थे, रेस्टिंग फेज के बारे में कर रहे थे। ठीक है, हमने ये पूरा मैकेनिज्म रेस्टिंग फेज के बारे में समझा था। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में हम बात करेंगे किस फेज के बारे में, हम बात करेंगे कि जो एक्सॉन के बाहर का फ्लूइड है। अभी हमने क्या बोला, एक्सॉन के अंदर के फ्लूइड का बोला, ठीक है। अच्छा, अभी हम उसकी एक्टिव फेज पे नहीं आ रहे, अभी हम उसके फ्लूइड के बाहर की बात कर रहे हैं कि जब हमने एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म की बात कर ली कि उसमें ये कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो उसके बाहर इसका ऑपोजिट कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ऑपोजिट मतलब आउटसाइड द एक्सॉन लो कॉन्सेंट्रेशन होगा पोटेशियम आयन का और हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा सोडियम आयन का, और दस फॉर्म अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आपको हमेशा ये चीज बताई गई है कि जब भी किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या हो कि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेम आयन का और सेम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है, या अंदर कम है बाहर ज्यादा है, कहीं भी ये कम ज्यादा वाली सिचुएशन जब भी ये लेवल ऐसे आता है ना, तो इससे डेवलप होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब चाहे बात ये कॉन्सेंट्रेशन की हो तब भी सेम है, प्रेशर की हो तब भी सेम है, टेम्परेचर की हो तब भी सेम है। ठीक है, तो जब भी ये ग्रेडियंट डेवलप होता है, जब भी ये वेरिएशन आता है इनके लेवल्स में, उससे क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट कहां से कहां होता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जिस रीजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन है उस रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक ये मूवमेंट होता है, राइट। इस मूवमेंट को आप कहते हो कि ये मूवमेंट कैसे हुआ है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये मूवमेंट कैसे हुआ है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहां पर क्या होगा, ये जो आयोनिक ग्रेडियंट्स बने हैं अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, ये क्या करेंगे, दे आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू ये जो आयंस है ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे, जो कि ट्रांसपोर्ट कराएंगे 3 सोडियम आयंस को आउटवर्ड और 2 पोटेशियम आयंस को इनटू द सेल। इन्होंने क्या ट्रांसपोर्ट कराया सोडियम पोटेशियम पंप ने, ध्यान दो, इसके ऊपर मैं रेज करती हूं, देखो सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्ट कराया इसने, 3 सोडियम आयंस को आउटवर्ड, ठीक है, और 2 पोटेशियम आयंस को इनटू द सेल, इनसाइड द सेल, ये ट्रांसपोर्ट इसने कराया। आगे बढ़ेंगे। As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge, जिसकी वजह से इस एक्सोनल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि आयंस जो है उस तरफ मूव किए हैं, while its inner surface becomes negatively charged, जबकि इसका जो इनर सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। और इस ही कंडीशन को जब इसका आउटर सरफेस कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो और इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज्ड हो, इस ही कंडीशन को आप कहते हो कि ये पोलराइज्ड स्टेट में है। आपने क्या कहा कि ये हमेशा पोलराइज्ड होती है, इस ही कंडीशन को आप कहते हो कि ये पोलराइज्ड स्टेट में है, ठीक है। और पोलराइज्ड होने की वजह से ही
पोलराइज्ड होने की वजह से ही आप इसे एक्साइटेबल कहते हो। यही कहा था ना ऊपर स्टेटमेंट में। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, आगे की बात करते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल आप किसे कहोगे? सी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को रेस्टिंग पोटेंशियल कहा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में अब आपको वो कहानी समझनी है जिसके लिए आप सबसे ज्यादा क्यूरियस रहे होंगे इस पूरे लेक्चर को। इनफैक्ट इस चैप्टर के स्टार्ट होने से ही आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये मैसेजेस कैसे जाते हैं, कैसे इतना फास्ट हमारा ब्रेन, हमारे नर्व इंपल्सेस वर्क करते हैं, इतनी फास्ट ये कैसे कंडक्ट हो जाते हैं, कैसे हम सोचते हैं कि यार मैं चुटकी बजाऊं और इतनी देर में तो मैं पूरा बोल भी नहीं पाई और मैंने कब का चुटकी बजा दिया। ये इतना फास्ट कैसे हो गया यार, कैसे होता है ये हमारे अंदर, राइट? सी, तो you might be curious to know about the mechanisms of generation of nerve impulse and its conduction along an axon। कि एक एक्सॉन के along ये सारे के सारे nerve impulses कैसे कंडक्ट होते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है, चलो इसे समझते हैं। When a stimulus is applied at a site on the polarized membrane, जब एक पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर किसी स्टिमुलस को अप्लाई किया जाता है, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयंस। उस साइट ए पर ये मेम्ब्रेन जो है वो सोडियम आयंस के लिए फ्रीली परमिएबल बन जाती है। ठीक है, उस साइट ए पर ये मेम्ब्रेन जो है वो फ्रीली परमिएबल बन जाती है फॉर द सोडियम आयोन्स। साइट ए की बात कर रहे हैं हम, तो सिर्फ साइट ए को कर देती हूं मैं। ठीक है, साइट ए पर, ओके। बी कहाँ है? साइट बी यहाँ है, जिसकी बात अभी आगे होगी। ओके, सोडियम आयंस के लिए ये फ्रीली परमिएबल बन जाएगी। इसके बाद क्या होगा? वन बाय वन समझते जाना, बिल्कुल स्टेप्स में चलेगा। ठीक है, सोडियम आयंस के लिए परमिएबल हुई, इससे क्या होगा? दिस लीड्स टू a rapid influx of sodium ions followed by the reversal of the polarity at that site, that is the outer surface of the membrane becomes negatively charged। मतलब मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहले पॉजिटिवली चार्ज था मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस, अभी कैसा हो गया है? नेगेटिवली चार्ज हो गया है मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस। ठीक है, एंड द इनर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और ये देखो पहले इनर साइड कैसा है, बाकी जगह पर नेगेटिवली चार्ज, ये कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। दिख रहा है चेंज सभी को? देन द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज दस रिवर्स्ड एंड हेंस डीपोलराइज्ड। डीपोलराइजेशन वाली स्टेज में क्या होगा? ये जो पोलैरिटी है, ठीक है, मेम्ब्रेन की ए साइड पर ये जो पोलैरिटी है ये रिवर्स हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? डीपोलराइज हो जाएगा। बी की बात करेंगे। सी, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ए साइड पर और रिमेनिंग पोर्शन में, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को इसी पोटेंशियल डिफरेंस को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है इसी को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है, विच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इंपल्स। और इसी एक्शन पोटेंशियल को, मतलब आप तीन वर्ड यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स। तीनों एक ही चीजें हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आया उसी को आपने एक्शन पोटेंशियल कहा, इसी को आप नर्व इंपल्स कहते हो। ठीक है, तीनों एक ही चीजें हैं। नाउ एट साइट्स इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन, मतलब साइट बी जो है, अब हम दूसरी साइड की बात कर रहे हैं, साइट बी की बात कर रहे हैं, वो जो वहां बनी हुई है। ठीक है, जो जस्ट इससे थोड़ा दूर है, जो कि ऑपोजिट कंडीशन में है। यहां पर क्या होगा? मेम्ब्रेन जो है उसके आउटर सरफेस पर देखो, आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेंट्रेशन है ना, बिल्कुल ऑपोजिट चार्जेस है ना, तो क्या होगा? अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। अब इससे क्या होगा? बिल्कुल ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट चार्जेस हैं। एज अ रिजल्ट अ करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू साइट बी। इससे क्या होगा? आपको पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागा चला जाता है, तो ये क्या करेगा? ये इस तरफ फ्लो करेगा। अरे यार, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ भागेगा, तो
ए से बी की तरफ इंपल्सेस जो है वो ट्रैवल करने लगेंगे। जनरेट कैसे हुए समझ आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस से। और फिर वो ए से बी की तरफ अब ट्रैवल कर रहे हैं, ए से बी की तरफ अब वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसे आप क्या कहोगे, hence the polarity at the site is reversed and the action potential is generated at site B now। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये कहाँ जनरेट हो जाएगा, अब ये एक्शन पोटेंशियल साइट बी पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेम एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट हो जाएगा, साइट बी पर भी जनरेट हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा मैंने फ्लो में एकदम फास्टली बताया है, पर जरा एक बार थोड़ा सा पॉज लो 1 सेकंड का और सोचो कि अब इसके आगे क्या होगा। 1 सेकंड का पॉज लो और जरा सोचो इसके आगे क्या होगा। चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। कमेंट किया सभी ने, चलो देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। ये जो इंपल्स ट्रैवल किया है ना, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है अभी, ठीक है, साइट ए से ये कहां पहुंच गया है, अब साइट बी पे पहुंच गया है। ठीक है, साइट ए से कहां पहुंच गया ये एक्शन पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या नर्व इंपल्स, एक ही बात है, तीनों एक ही के नाम है। कहां पहुंच गया, साइट ए से साइट बी पे पहुंचा। फिर क्या हुआ, the sequence is repeated along the length of axon and consequently the impulse is conducted। समझ आई बात, कैसे ये इंपल्स पूरा पहुंचा यहां से वहां, बस ये सीक्वेंस चलता रहेगा अब रिपीटेडली। ठीक है, ये रिपीटेडली साइट ए साइट बी में कन्वर्जन चलता रहेगा। साइट बी में ये पूरे चेंजेस आ जाएंगे साइट ए वाले, फिर से इसके आगे वाली चीज देखोगे तो वो क्या बन जाएगी, साइट बी बन जाएगी। वहां फिर से नेगेटिव चार्जेस है, पॉजिटिव है, ऑपोजिट है, फिर ट्रैवल करेगा, रिपीट होता रहेगा ये सेम सीक्वेंस। ठीक है, रिपीट होता रहेगा ये सेम सीक्वेंस, और इसी तरह से जो इंपल्स जनरेट हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स, कुछ भी कह लो यार, तीनों एक ही के नाम है। ये क्या हो जाएंगे, ये कंडक्ट होते रहेंगे, ट्रांसमिट होते रहेंगे। समझ आई बात। इसके आगे देखते हैं, द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी टू सोडियम आयंस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, इस स्टिमुलस में ये जो राइज आया है ये क्या करेगा, ठीक है, इससे जो सोडियम आयंस के लिए परमिएबिलिटी आई थी यहां पर, ये काफी एक कह लो आपकी शॉर्ट इंटरवल के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट सी लाइफ स्पेन इसकी होती है। यहां जो ये सोडियम आयंस के लिए परमिएबिलिटी आई थी ना, इट इज क्विकली फॉलोड बाय अ राइज। जैसे ये थोड़े से इंटरवल, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सोडियम आयन के लिए परमिएबिलिटी आई, इससे क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड potassium ion diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at the site of excitation। मतलब आप समझो कि ये इतनी इजीली एक्साइट भी हो गई और इतनी इजीली ये वापस से रेस्टिंग फेज पे भी आ जाएगी। ठीक है, उतना ही इजीली, उतना ही क्विकली ये वापस से रेस्टिंग फेज पे भी आ जाती है। यही तो आप समझना चाह रहे थे ना, यही तो आप समझना चाह रहे थे कि मैम ये इतना क्विक कैसे हो जाता है। ये इतना क्विक ऐसे ही होता है कि भाई इतना इजीली ऑलरेडी रेडी होती है ये एक्साइट होने के लिए। ठीक है, सिर्फ एक शॉर्ट इंटरवल के लिए सोडियम आयन की परमिएबिलिटी दे दो इसको और ये पूरा का पूरा खेल कर देती है। ठीक, सिर्फ एक शॉर्ट इंटरवल के लिए, और इतना ही क्विकली वापस से इस मैकेनिज्म को ये बंद भी कर देती है। पूरा ट्रांसमिशन जो है नर्व इंपल्स को पूरा ट्रांसमिट करा के फटाफट से रेस्टिंग फेज पे भी आ जाती है, फटाफट से रेस्टिंग फेज पे भी। और रेस्टिंग फेज कैसी होगी, फिर से पोलराइज्ड। ठीक है, तो दिस थोड़ा सा इसको रीड कर लो, आगे बढ़ते हैं। फिर जो मेम्ब्रेन है ये क्या कर लेगी, अपना रेस्टिंग पोटेंशियल फिर से रिस्टोर कर लेगी साइट ऑफ एक्साइटेशन पर, एंड जो फाइबर्स हैं वो एक बार फिर से रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे फर्दर स्टिमुलेशन के लिए कि भाई और भेजो, और सिग्नल भेजो, और बताओ क्या करना है, और बताओ क्या करना है, और काम बताओ। ठीक है, ऐसे रिएक्ट करेंगे। चलो, ये साइट ए और बी वाली कहानी समझ आई। अब देखो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, कैसे एक्सॉन्स के थ्रू ये ट्रैवल किए, आपने इतना समझा। अब ये इंपल्स एक न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, पूरी दुनिया जहान, मतलब सॉरी आपकी बॉडी में, दुनिया जहान मतलब आपकी बॉडी के अंदर की दुनिया जहान में कैसे ट्रांसमिशन होगा इन इंपल्सेस का। चलो समझते हैं। अ नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ये नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे में कैसे ट्रांसमिट होगा, थ्रू जंक्शंस जिन्हें आप सिनेप्सिस कहते हो। जंक्शंस के थ्रू होगा जिन्हें आप सिनेप्सिस कहते हो। ठीक है, जिन्हें आप सिनेप्सिस कहते हो। एंड अ सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स
ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, ये जो सिनेप्स है मैंने कहा था कि आगे बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, अब उसकी डेफिनेशन आई है कि ये सिनेप्स क्या है, कैसे बनता है, क्या होता है, कहां पाया जाता है, किन चीजों से बना है। ठीक है, अब इस सिनेप्स की डेफिनेशन आई है। आप समझ लो कि इस चैप्टर का आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है वो आज का ही है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे का काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पीएनएस पढ़ा है आपने प्रीवियस लेक्चर में और अपकमिंग में सीएनएस पढ़ने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एक कहते हैं ना कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो डेवलप करता है, जिसके बिना ना वो समझ आए ना ये समझ आए, तो वैसी जो कहानी है वो आज ही के लेक्चर की है। और 3 ही लेक्चर हैं आपके पूरे चैप्टर के इसके, जो एक कल हो गया, जो एक आज हो रहा है और जो एक अगला होने वाला है सीएनएस वाला। दैट्स इट। इसके बाद तो फिर होगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक, तो देखो सिनेप्स जो है वो बनता है किससे? ये बनता है बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से और एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से मिलके बनता है ये क्या? सिनेप्स, which may or may not be separated by a gap called as synaptic cleft। एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब है कि एक पहले वाला न्यूरॉन और एक इसके आगे वाला न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन के बीच में, ठीक है, दोनों न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स के से जंक्शन से बनता है क्या? ये सिनेप्स। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जो सिनेप्टिक रीजन है इसके बीच में गैप पाया जाए। ठीक है, इस गैप को ही आप कहते हो अगर पाया जाएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पाया जाए, लेकिन अगर पाया जाएगा तो इसे क्या कहोगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहोगे। जब इन दोनों के बीच में क्या हो? गैप हो, तो आप उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहोगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस। ये जो सिनेप्सिस हैं ये 2 तरह के होते हैं, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस एंड केमिकल सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्सिस या सिनेप्सिस, इन्हें आप केमिकल सिनेप्सिस या इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के नाम से 2 टाइप में डिवाइड करते हो। ठीक है, अब ये 2 टाइप फिर से क्यों आ गए मैम? सुनो, देखो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स क्या है? एन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, इसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है ना प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, ये बहुत क्लोज होती है। ठीक है, इसको बस ऐसे याद रखो, द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्सिस आर वेरी क्लोज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। दूसरे वाले की बात करें, कहां गया? आगे है, चलो इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। जो प्री वाला पहले वाला न्यूरॉन और आगे वाला पोस्ट वाला न्यूरॉन, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो इजीली फ्लो कर सकेगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर अक्रॉस द सिनेप्सिस। इसी कंडीशन को आप कहते हो कि ये मेम्ब्रेन्स बहुत क्लोज पाई जा रही हैं और इसी को आप इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कह रहे हो। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बहुत फास्ट कराएगा। Transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single axon। ठीक है, एक सिंगल एक्सॉन के अलोंग ये जो इम्पल्स कंडक्शंस हैं ये बहुत ही सिमिलर है। अब बात कर लेते हैं अपन अपने दूसरे वाले की। ठीक है, दूसरा वाला कहाँ है? ये रहा केमिकल सिनेप्स। ठीक है, क्यों मैं हमेशा एक के बाद तुरंत बहुत इतनी क्यूरियस होती हूँ, इतना मतलब स्पीड में भागती रहती हूँ कि दूसरा वाला कहाँ है, दूसरा वाला कहाँ है? क्योंकि तुम लोग ना भूल जाते हो, तुम लोग भूल जाते हो कि हम साइनेप्सिस के 2 टाइप पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया, केमिकल पढ़ना है, वो तुम्हें याद रहे इसलिए बार बार पॉइंट करना पड़ता है। तो केमिकल पढ़ना है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल और देख लो। जो इम्पल्स ट्रांसमिशन हुआ है अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये हमेशा कैसा होता है? फास्टर होता है दैट अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स। दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे तो किसके इंपल्स जो है वो फास्टर ट्रांसमिट होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के, जिसकी मेम्ब्रेन्स बहुत क्लोज लाई कर रही हैं, राइट? जिसकी मेम्ब्रेन्स बहुत क्लोज लाई कर रही हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस जो होते हैं हमारे सिस्टम में, दे आर वेरी रेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आर रेयर इन आवर सिस्टम। अब बात करें केमिकल सिनेप्स की। ठीक है, अब आराम से पढ़ लो, अब आराम से पढ़ लो। केमिकल सिनेप्स क्या है? केमिकल सिनेप्स पर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की, दे आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसे आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहोगे। कहा था ना उन्होंने कि जरूरी नहीं है गैप पाया जाए, बहुत क्लोज लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, लेकिन केमिकल वाले में गैप है।
यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड फिल्ड गैप को ही आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हो। इस फ्लूइड फिल्ड गैप को ही आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हो। ठीक है, ये किस में पाया जाएगा? ये केमिकल सिनेप्स में पाया जाएगा। क्लियर है कहानी? ये किस में पाया जाएगा? ये केमिकल सिनेप्स में पाया जाएगा। चलो अब इसका जरा डायग्राम देख लेते हैं। ये कितनी देर से फोकस मार रहा है, दूर से फोकस मार रहा है पीला कलर। देखें इसको। एक्सॉन की बात तो आपको समझ आई गई थी, है ना? एक्सॉन की बात तो आपको समझ आ ही गई थी। अब ये एक्सॉन की कहानी में कहां पर ट्विस्ट आया है? क्या पढ़ना है आपको? ये सिनेप्सिस पढ़ने हैं आपको। ये सिनेप्टिक वेसिकल आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा भाई लोग? ये देखो सिनेप्टिक वेसिकल। इसके अलावा बात करूं मैं किसकी? ये सिनेप्स है। क्या सिनेप्स है? ये देखो ये सिनेप्स, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्या? जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि इस पिछले वाले न्यूरॉन और इस अगले वाले न्यूरॉन, ठीक है, जो इसका रिसेप्टर है, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में देखो यहां पर पाया जा रहा है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक गैप। ये देखो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक गैप। इसी को तो कहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मतलब ये कौन सा वाला है जिसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट दिख रहा है? तो ये कौन सा वाला है? कौन सा सिनेप्स है? केमिकल है, केमिकल जिसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट दिख रहा है, मतलब वो कौन सा वाला सिनेप्स है आपका? केमिकल सिनेप्स है। ठीक है, अगर नहीं होता ये केमिकल तो इसमें ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी नहीं होता, है ना? लेकिन तो मतलब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है, और ये क्या है? इसकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या है? इन दोनों के बीच के इंपल्सेस को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स। ये क्या है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर डायग्राम? क्लियर डायग्राम? थ्योरी पढ़ने के बाद डायग्राम समझना बहुत आसान है, राइट? चलो अब देखो क्या पूछा है। इस इंपल्सेस के ट्रांसमिशन में क्या आपको पता है दैट हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट्स एन इंपल्स, मतलब एक्शन पोटेंशियल, अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन? बात तो सही है यार। ये डाउट तो आपके मन में भी आना चाहिए था। मैम एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन जब क्लोजली लाई कर रही है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन जब एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक केमिकल भरा हुआ है, जैसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा आपने, फ्लूइड फिल्ड स्पेस गैप, तो फिर यहां से कंडक्शन कैसे होगा? सोचा यहां पर इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होंगे? सोचा। चलो बात करते हैं। केमिकल्स कॉल्ड neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at these synapses. ये जो फ्लूइड फिल्ड गैप है ना, इस फ्लूइड में केमिकल ही तो भरे हैं। कौन से केमिकल्स? जैसे कि न्यूरोट्रांसमिटर्स। ये क्या करवाएंगे? न्यूरॉन्स के थ्रू इंपल्सेस को ट्रांसमिट करवाएंगे। यही इन्वॉल्व है इन सिनेप्सेस में, मेम्ब्रेन्स के अलोंग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्सेस को ट्रांसमिट करवाने के लिए। कौन से केमिकल्स? न्यूरोट्रांसमिटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस अलोंग दीज न्यूरॉन्स। ठीक है, क्लियर है कहानी? बताओ क्लियर है कहानी यहां तक? आगे बढ़े। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे, इनमें कुछ ऐसे वेसिकल्स पाए जाएंगे जो कि भरे हुए हैं इन न्यूरोट्रांसमिटर्स से। अभी देखा था ना सिनेप्टिक वेसिकल। व्हेन एन इम्पल्स अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल, जब एक इम्पल्स एक्सॉन के टर्मिनल पर, उसके टर्मिनल एंड पर, उसके सिनेप्टिक नॉब्स पर आता है, तो इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स। इससे क्या होता है? वो जो सिनेप्टिक वेसिकल्स अंदर पाए जा रहे हैं वो सब मूव करने लगते हैं। किस तरफ? टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन की तरफ जहां ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे। एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमिटर्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और अपने न्यूरोट्रांसमिटर्स को उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देंगे, जो उनके अंदर भरे हुए हैं ना। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये न्यूरोट्रांसमिटर भरे हुए हैं, तो जैसे ही पता चलेगा कि अच्छा जरूरत है इंपल्स को ट्रांसमिट कराना है, तो क्या करेंगे? इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देंगे।
रिलीज कर देंगे तो ये फिर आगे अपना काम कर देंगे, न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्स को ट्रांसमिट करा देंगे। ठीक है, किसने भर के रखा है न्यूरोट्रांसमीटर्स को? सिनेप्टिक वेसिकल ने। फिर क्या होगा, ये जो रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेंगे, जो रिसेप्टर आपको वहां दिख रहे थे जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट थे। ये बाइंडिंग क्या करेगी, आयन चैनल्स को ओपन कर देगी और आयंस का मूवमेंट अलाउ करेगी, विच जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और फिर से वही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और एक नया पोटेंशियल जो कि डेवलप हुआ है आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ये जो नया पोटेंशियल जनरेट हुआ है ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है कि जो कि न्यूरॉन को, अगले न्यूरॉन को एक्साइट करे, या फिर नीड के अकॉर्डिंग वो उसको क्या कर दे, उसको भी इनहिबिट कर दे। ठीक है, इट कैन बी ऑफ बोथ टाइप्स, इट कैन बी ऑफ बोथ टाइप्स। ठीक है, ये जो कंडक्शन है नर्व्स का, ट्रांसमिशन जो है ये दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में काफी सारी चीजें हमने देखी, काफी बढ़िया तरीके से। जो जो टॉपिक्स थे, जो जो सब टॉपिक्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इस पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जिसके बिना आपको ये चैप्टर समझ नहीं आ सकता, ना पीएनएस ना सीएनएस। ठीक है, ये वैसा लेक्चर था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि न्यूरॉन क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है पूरे के पूरे न्यूरल सिस्टम की, इसके बिना कैसे काम चलेगा, इसके बिना कैसे इम्पल्सेस जो हैं वो जनरेट होंगे, जनरेट नहीं होंगे तो ट्रांसमिट कैसे होंगे, ट्रांसमिट नहीं होंगे तो पास कैसे होंगे, और पूरी बॉडी में अपना जो ये न्यूरल सिस्टम चला रहे हैं वो कैसे चलेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कैसे चलेगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम वर्क कैसे करेगा। राइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि कितना समझ आ रहा है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या करना है नेक्स्ट में, सीएनएस को पढ़ना है और बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का टर्न है। ठीक, इसके अलावा अगर इस चैप्टर के पहले कुछ भी मिस आउट कर दिया है तो यार फटाफट से चले जाओ, किसका वेट कर रहे हो, अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर जाओ, जहां आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन यहाँ नहीं लेना होता। तो आप क्या करो, सिर्फ चले जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है, सर्च कर लो मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट, सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे क्लास 11th बायोलॉजी के। और इसके अलावा बिगनिंग के कुछ चैप्टर्स हमने लाइव सेशंस में किए थे, वो आपको वहां मिल जाएंगे। लाइव सेशंस में जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हर चैप्टर के सारे टाइप के क्वेश्चंस, वो भी आपको लाइव लेक्चर की उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।